Welcome you all in lecture number 9 of rotational dynamics, in which we are going to study the two most important physical quantities, angular momentum and the torque. इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम तबई मिकदारी भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम जावियाई म्यारे हरकत और टॉर्क गर्दिशे का आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एल से भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरह से हम ट्रांसलेशन मोशन से रोटेशनल मोशन में आए थे, सर्कुलर मोशन में आए थे, तो बहुत सारे पैरामीटर्स थे ट्रांसलेशनल मोशन के जो चेंज हो गए थे सर्कुलर मोशन में आने के बाद या फिर रोटेशनल मोशन में आने के बाद। तो ट्रांसलेशनल मोशन में या खती हरकत के अंदर हमने देखा था कि जो मोमेंटम होता है जिसे हम लीनियर मोमेंटम या खती म्यारे हरकत कहते हैं, ये लीनियर मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते थे मास इनटू वेलोसिटी से। लेकिन अब ट्रांसलेशन मोशन से जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो ये खती म्यारे हरकत जावियाई म्यारे हरकत में तब्दील हो जाता है या फिर एंगुलर मोमेंटम में तब्दील हो जाता है। और एंगुलर मोमेंटम एल को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है आर बार क्रॉस पी बार, जहां पे पी बार लीनियर मोमेंटम या खती म्यारे हरकत को जाहिर करता है। तो इस एक्सप्रेशन से एंगुलर मोमेंटम एल की डेफिनेशन हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि जब भी यहां पर देखिए आर क्रॉस समथिंग क्वांटिटी आती है तो हम उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ समथिंग क्वांटिटी। तो समथिंग की जगह यहां पर है लीनियर मोमेंटम, तो इट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। या इसको हम कह सकते हैं कि खती म्यारे हरकत के म्यारे असर को जावियाई म्यारे हरकत कहते हैं। उर्दू में इसको जावियाई म्यारे हरकत कहते हैं। तो खती म्यारे हरकत के म्यारे असर को जावियाई म्यारे हरकत कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसको ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करें, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन होता है, तो ए बी साइन थीटा ये वाली डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो इसको हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो दोनों के बीच का एंगल, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू होता है 1, सो दिस बिकम्स आर पी। सो एल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर पी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल्स टू आरपी के बराबर भी हम यहां पर लिख सकते हैं। इस पर से इसकी जो यूनिट निकलेंगी, जिस तरह से आपको मालूम है लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, और पोजीशन वेक्टर को भी हम मीटर में गिनते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनटू इसका जो यूनिट होगा ये भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। और इसके डायमेंशंस अगर हमको लिखना है तो सिंपल हम लिख सकते हैं एल एम टी से हम इसके डायमेंशंस को एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो L2, किलोग्राम है तो M1, और पर सेकंड है ऊपर जाकर उसकी जो पावर है माइनस हो जाएंगी तो T-1। सो इसके जो डायमेंशंस है वो L2 M1 T-1 होंगे। सेकंड वन जो क्वांटिटी आज हमको स्टडी करना है वो है टॉर्क। टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ से, और इस टॉर्क को उर्दू में कहते हैं गर्दिशा, टॉर्क या फिर गर्दिशा। तो जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में या खती हरकत के अंदर जो फोर्स होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल्स टू ma। अब ट्रांसलेशनल मोशन से जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो ये फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है टॉर्क में। सो फोर्स की जगह बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट होता है, और इस टॉर्क को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार। सेम है, यहाँ पे हमने लीनियर मोमेंटम लिए थे तो लीनियर मोमेंटम की जगह हम यहाँ पे फोर्स का यूज कर रहे हैं, और फिर हमने एक्सप्रेस किया था एंगुलर मोमेंटम को एल बार इक्वल्स टू आर क्रॉस पी से, और टॉर्क जो होता है वो आर बार क्रॉस एफ होता है, जहां पे आर पोजीशन वेक्टर है एंड एफ फोर्स है। तो जिस तरह से हमने यहां पर इसको कहा था मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसी तरह से इसको कहेंगे हम मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क, या फिर कुव्वत के म्यारे असर को
गर्दिशा कहते हैं। अगर फिर से मैं ये वाली डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट की इस्तेमाल करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आर एफ साइन थीटा के, और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो इसको मैं लिख सकता हूं आर एफ के, आर इंटू एफ। इसका फिर इस पर से यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन इंटू जो पोजीशन वेक्टर है, ऑब्वियस है सर्कुलर मोशन में हमने पोजीशन वेक्टर की यूनिट देखी है, उसको हम मीटर से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन इंटू मीटर होगा। और इसी तरह से इसके जो डायमेंशंस होंगे, तो फोर्स के डायमेंशन सबको पता है L1 M1 T-2 होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक और एडिशनल क्वांटिटी है मीटर, तो मीटर मतलब L1 और L1 हो जाएगा यहाँ पे L2, तो हम इसको कंबाइन करके लिख लेंगे L2। सो इसके जो डायमेंशन होंगे टॉर्क के L2 M1 T-2 होंगे। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। अब हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, इनके दो एक्सप्रेशंस डिराइव करना है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जमूद के म्यारे असर की सूरत में इन दोनों क्वांटिटीज के हमें फिक्रे अखस करना है। एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जावियाई म्यारे हरकत का फिक्रा अखस कीजिए जमूद के म्यारे असर की सूरत में, या फिर इसके लिए पूछ सकता है कि जमूद के म्यारे असर की सूरत में जिस्म पर अमल करने वाले गर्दिशे का फिक्रा अखस कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेम सपोजिशन अभी तक के जो हम करते आ रहे हैं रोटेशनल मोशन में, एक हम बॉडी लेंगे ऑफ एनी शेप, आर्बिट्ररी शेप का एक बॉडी, और वो बॉडी उसके एक्सिस के अराउंड में रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम सपोज कर लेंगे जिनके मासेस m1 m2 अप टू mn होंगे, और रोटेशनल एक्सिस से उनकी जो पोजीशन वेक्टर होंगे रिस्पेक्टिवली r1 r2 r3 अप टू rn होंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग दे देते अपन कि एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ओके, तो फॉर दिस सपोज बॉडी ऑफ एनी शेप, एनी आर्बिट्ररी शेप हैविंग मास m, एक जिस्म है जिसकी कमियात हमने m फर्ज किए, और ये उसका रोटेशनल एक्सिस है जिसके अराउंड में वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज पार्टिकल बॉडी कंटेन्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद है। उन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से हम फर्ज कर लेंगे। सपोज दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3 एंड दिस इज m4। n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो सपोज दिस इज mn। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा rn होगा, m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का r2, m3 का r3 और m4 का r4। सपोज करेंगे m1 जो पार्टिकल है वो लीनियर वेलोसिटी v1 से रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, m2 की लीनियर वेलोसिटी v2 है, m3 की लीनियर वेलोसिटी v3 है और m4 की लीनियर वेलोसिटी v4 है, और इसी तरह से rn की जो वेलोसिटी है वो vn है। तो यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम लिख लेंगे। सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, r1 इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू r1, ओमेगा 1 नहीं लिखना है क्योंकि ओमेगा हर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, तो v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा। सिमिलरली जो लीनियर वेलोसिटी होंगी सेकंड पार्टिकल की v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा, इसी तरह v3 इक्वल्स टू r3 ओमेगा, अप टू कहां तक लिखेंगे हम इसको, vn इक्वल्स टू rn ओमेगा। इसी तरह से जो लीनियर मोमेंटम होगा p1 पार्टिकल का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, p1 इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, सो m1 इंटू v1। p2 का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो m2 इंटू v2, और इस तरह से nth पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो pn को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, pn mn इंटू vn। अब
जो एंगुलर मोमेंटम होगा m1 पार्टिकल का, उसको हम L1 से यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। L1 किसके इक्वल हो जाएगा? बाय डेफिनेशन L इक्वल्स टू, मैंने इन टर्म्स ऑफ अगर मैग्नीट्यूड देखे यहाँ पर उसकी कदर की सूरत में, तो L1 इक्वल्स टू हमारे पास में है RP। तो R को लेंगे हम यहाँ पर R1 और P को लेंगे P1। तो दिस इज इक्वल्स टू R1। P1 के लिए एक्सप्रेशन अभी अभी हमने लिखे हैं यहाँ पर M1V1। तो ये P1 इक्वल्स टू M1V1 मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो ये R1 को एज इट इज P1 की जगह लिखता हूँ M1V1। लेकिन फिर से मेरे पास V1 के लिए एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर R1 ओमेगा। तो V1 के लिए यहाँ पर मैं R1 ओमेगा सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। सो R1 M1 और V1 की जगह R1 ओमेगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास में R1 M1 R1 इंटू R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा। सो L1 जो मिल रहा है हमको, L1 इक्वल्स टू मिल रहा है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। तो ये R को भी मैं इसी तरह से लिखता हूँ, या फिर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। R का जो नोटेशन है एक ही जैसा नोटेशन इस्तेमाल करेंगे हर जगह। R1, दिस इज ऑल्सो R1 एंड दिस इज ऑल्सो R1, और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। इसका भी नोटेशन चेंज कर लेंगे, R1 का स्क्वायर ओमेगा। तो L1 हमको मिल रहा है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से L2 जो मिलेगा वो होगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। तो अप टू Ln तक के हम ये डिराइव कर सकते हैं। Ln जो मिलेगा हमको वो मिलेगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अगर इन सब लीनियर एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम का अगर हम सम कर ले तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी हमको मिल जाएगा। सो L इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सो L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू कहाँ तक ऐड कर लेंगे हम इसको? n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो nth नंबर ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अगर इन सब की जमा कर ली जाए या इन सब का सम कर लिया जाए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L हमको मिल जाएगा। तो L1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 है हमारे पास M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू एंड सो ऑन। कहाँ तक लेना है? Ln की वैल्यू हमारे पास में है Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पर अगर कॉमन क्वांटिटीज देखी जाए तो M1 R1 स्क्वायर M1 M2, यहाँ पर कॉमन क्वांटिटीज अगर देखी जाए तो ओमेगा जो है हर टर्म के अंदर ओमेगा सेम है, तो ओमेगा को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास में क्या बचेगा? तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा हमने कांस्टेंट निकाली। लेकिन ये टर्म से हम बहुत अच्छी तरह फेमिलियर है कि इसको हम सम अप करके लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करा था उसमें हमने इसको सम की समेशन की सूरत में लिखा था, वही नोटेशन यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n mi ri स्क्वायर और इनटू ओमेगा। लेकिन ये जो क्वांटिटी है हम इसको अच्छी तरह जानते हैं कि इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जमूत का म्यारी असर। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू आई। ये किसके बराबर है? आई के। तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? आई। सो दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। सो जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास में L इक्वल्स टू हमको क्या मिला है? आई इंटू ओमेगा। तो ये एक्सप्रेशन है एंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये आखिरी मसावात है इस डेरिवेशन की। ये जो मसावात है ये जाविया म्यारी हरकत को जाहिर करती है किसकी सूरत में? जमूत के म्यारी असर की सूरत में। सो L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हमने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया। तो ये था एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से अब हमको टॉर्क के लिए भी एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेम उसका भी प्रोसीजर सेम ही है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे चेंज होती है तो वो हम चेंज कर लेते हैं। हेडिंग भी चेंज कर लेंगे यहाँ पर अपन कि टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगा हमारा टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
I। इसके लिए भी एक आर्बिट्ररी बॉडी फर्ज करेंगे, उस बॉडी का जो मास है m है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड में ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। इसमें भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वही सपोजिशन है सेम, सिर्फ चेंज क्या करना है यहाँ पर कि ये पार्टिकल का जो मास m1 है इसका जो पोजीशन वेक्टर r1 और इस पर जो लीनियर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो a1 होगा। सेम दिस इज m2, इसका पोजीशन वेक्टर r2 और इस पे जो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो a2 होगा। तो ऐसे nth पार्टिकल आपको सपोज करना है rn और इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा an होगा। अब यहाँ पर जिस तरह से पहले हमने लीनियर वेलोसिटी निकाले थे तो अब यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। फर्स्ट करेंगे कि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से ये बॉडी रोटेट हो रही है अराउंड इट्स रोटेशनल एक्सिस, तो यहाँ पर हम लेंगे इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल होगा a1, वो a के लिए एक एक्सप्रेशन मालूम है हमको, a इक्वल्स टू r अल्फा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस जाब्ते से, इस फॉर्मूले से हम हर पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो a1 इक्वल्स टू होगा हमारे पास में r1, अल्फा 1 नहीं लिखना है क्योंकि अल्फा हर पार्टिकल के लिए सेम है, a1 इक्वल्स टू r1 अल्फा। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा a2 इक्वल्स टू r2 अल्फा, अप टू कहाँ तक, nth पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो होगा rn इंटू अल्फा। इसी तरह से फर्स्ट पार्टिकल पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ जो फोर्स एक्ट होंगी F1 इक्वल्स टू m1 a1 होंगी। इसी तरह सेकंड पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होंगी F2 m2 a2 होंगी, अप टू nth पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होंगी वो लेंगे हम mn इंटू an। अब जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम हमने लिखे थे, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे टॉर्क। तो इसको साफ कर लेते। यहाँ पर जो टॉर्क एक्ट होगा फर्स्ट पार्टिकल पे, टॉर्क τ1, उसकी वैल्यू टॉ इक्वल्स टू हमने अभी अभी लिखे थे इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड r1 rf, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो टॉर्क की जो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड उसकी कदर की सूरत में जो हमने लिखे थे टॉर्क का एक्सप्रेशन वो था rf। तो यहाँ पर τ1 क्या होगा, r1, सॉरी r में थोड़ा इसको r1 f1, लेकिन f1 के लिए अभी अभी एक एक्सप्रेशन लिखी हमने m1 a1, तो f1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे r1 की, f1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे m1 a1। लेकिन a1 के लिए भी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है r1 अल्फा, तो ये जो a1 है उसकी जगह मैं लिखता हूँ r1 अल्फा। सो r1 m1 को एज इट इज लिखता हूँ और a1 की जगह लिखना है मुझे r1 अल्फा। सो ये r1 और ये r1 का स्क्वायर हो जाएगा r1 स्क्वायर, m1 को पहले लिख लेते m1 r1 इंटू r1 इज r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। तो टॉर्क जो पहले पार्टिकल पे जो जिसकी कमियां जिसका मास m1 है उस पर एक्ट होने वाला जो टॉर्क है वो हमको मिला m1 r1 स्क्वायर अल्फा। तो टॉर्क ऑन अ फर्स्ट पार्टिकल ये हमको मिला m1 r1 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से सेकंड पर जो टॉर्क एक्ट होगा इन अ सिमिलर वे m2 r2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह nth पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट होगा वो लेंगे हम mn rn स्क्वायर अल्फा। अब ये टॉर्क अलग अलग पार्टिकल पे एक्ट होने वाले टॉर्क है। अगर हम इनका सम कर ले तो जो पूरी बॉडी पर टॉर्क एक्ट हो रहा है वो टॉर्क हमको रिजल्टेंट टॉर्क मिल जाएगा। सो द रिजल्टेंट टॉर्क टॉ विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क। जो इंडिविजुअल टॉर्क है उनका अगर हम सम कर ले, उनको जमा कर ले, तो मुकम्मल इस पर अमल करने वाला हासिल टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क हमको मिल जाएगा। सो टॉ इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2 अप टू τn। τ1 क्या है हमारे पास में m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस एंड सो ऑन। τn की वैल्यू है हमारे पास में mn rn स्क्वायर अल्फा। हर एक की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। सेम जिस तरह से पहले एक्सप्रेशन में ओमेगा कांस्टेंट था, ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया था, इस तरह से यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है। तो अल्फा को अगर हम बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर, और अल्फा को हमने यहाँ पर कांस्टेंट निकाल लिया। फिर से ये टर्म हमारे लिए फेमिलियर है
इसे हम सम अप करके लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ समीशन। तो समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n mi ri² इंटू अल्फा, और ये जो टर्म है ये इक्वल्स टू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। सो दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। सो द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी टॉ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वो एक्सप्रेशन है टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। ये गर्दिशे को जमूद के म्यारे असर की सूरत में जाहिर करता है, ये वाला फिक्रा। सो टॉ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और इस तरह से एंगुलर मोमेंटम हमको मिला था आई इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। सो ये दो अलहदा अलहदा एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस लेक्चर का आखिरी लास्ट पॉइंट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So the last point of this lecture is conservation of angular momentum। उर्दू में इसको कहते हैं जावियाई म्यारे हरकत के बका का कानून। जावियाई म्यारे हरकत के बका का कानून बयान कीजिए, इस तरह से भी आ सकता है आपको मिसालों के साथ। तो हम उसके एग्जांपल्स भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह से हमने लीनियर मोमेंटम में देखा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर 0 है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसी तरह से रोटेशनल मोशन में अगर बॉडी पर टॉर्क इक्वल्स टू 0 हो तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही इसका स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज if the external torque acting on a body is 0 then its angular momentum remains constant। या फिर अगर जिस्म पर अमल करने वाला कुल बैरूनी गर्दिशा 0 हो तो जिस्म का कुल जावियाई म्यारे हरकत मुस्तकिल होता है। इसे कहते हैं जावियाई म्यारे हरकत के बका का कानून। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। हमको अच्छी तरह पता है, वी नो दैट जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है एल बार, उसको हम किससे जाहिर करते हैं, आर बार क्रॉस पी बार, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम ये एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते तो हमें क्या मिलेगा। सो डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, इसके लेफ्ट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ एल, इसी तरह डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार, आर बार क्रॉस पी बार। अब यहाँ पर ये आर बार क्रॉस पी बार ये कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल सबको पता है कि प्रोडक्ट रूल में जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, दो फंक्शन अगर हमारे पास है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये जो डेरिवेटिव है वो सेकंड के साथ लग जाता है, डी बाई डी टी ऑफ टी बार, प्लस फिर सेकंड को हम एज इट इज लिखते हैं। तो सेकंड फंक्शन है हमारे पास में, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। सेकंड फंक्शन है पी बार, यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ आर बार। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाए हमने, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकंड की डेरिवेटिव ली, प्लस सेकंड को एज इट इज लिखा और फर्स्ट की डेरिवेटिव हमने यहाँ पर ली। ये किसके बराबर हो जाएगा, सो डी एल बार अपॉन डी टी आर बार क्रॉस डी पी बाई डी टी। हम अच्छी तरह से देख चुके हैं इसके पहले भी कि डी बाई डी टी ऑफ पी बार को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ पी इज अ मोमेंटम, तो इसको लिख सकता हूँ मैं मास इंटू वेलोसिटी। सो
मास को बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट है dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये dv/dt a के बराबर होंगे, और ma को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स। तो dp/dt इज इक्वल टू होगा हमारे पास में फोर्स। तो ये जो dp/dt है उसकी जगह हम रखेंगे f, तो r बार क्रॉस f बार प्लस, फिर से p बार को मैं लिखता हूं m इंटू वी बार, और dr/dt ये है पोजीशन वेक्टर की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। तो इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। सो क्रॉस इसको लिखेंगे v बार। सो दिस इज इक्वल टू r बार क्रॉस f बार, ये होता है टॉर्क के इक्वल, प्लस m कांस्टेंट है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम साथ में लिखेंगे v बार क्रॉस v बार। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सेम वेक्टर है तो उन सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। जिस तरह a बार क्रॉस a बार जीरो हुआ, इसी तरह v बार क्रॉस v बार भी जीरो होगा। तो दिस बिकम्स जीरो, सो दिस होल टर्म्स बिकम जीरो। सो फाइनली वी गेट, आखिर में हमको क्या मिलेगा, dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क। अब हम लिखेंगे अगर, या फिर मैं लिखता हूं इफ टॉ इक्वल्स टू जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू जीरो हुआ तो यहाँ पे टॉ इक्वल्स टू जीरो रख दो। सो dl/dt किसके बराबर होगा, जीरो के। और डेरिवेटिव के मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स का होंगे उन्हें अच्छी तरह पता है कि कौन से टर्म की डेरिवेटिव जीरो होती है। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट जो टर्म होती है उनकी डेरिवेटिव जीरो होती है। तो ये डेरिवेटिव, अगर इसकी एल की डेरिवेटिव अगर जीरो है तो ये साफ साफ यहाँ पर जाहिर होता है कि एल बार यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म की ही डेरिवेटिव जीरो होती है। सो दिस इंप्लाइज एल बार इज कांस्टेंट। यानी if external torque acting on a body is zero then its angular momentum remains constant। अगर कुल बैरूनी गर्दिशा, जिस्म पर अमल करने वाला कुल बैरूनी गर्दिशा सिफर हो तो उस जिस्म का जावियाई म्यारे हरकत मुस्तकिल रहता है। इसे ही जावियाई म्यारे हरकत के बका का कानून कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया। अब जावियाई म्यारे हरकत के बका का कानून बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, इसके जो एप्लीकेशंस है बहुत जगह पर है। जैसे जो स्विमिंग के अंदर डाइविंग करते हैं, मतलब एक ऊंचाई से वो जंप कर कर रोटेट होकर पानी के अंदर डाइव करते हैं, तो उसमें भी ये जाविया म्यारे हरकत के बका का कानून इस्तेमाल होता है। किस तरह से कि उन्हें जो है अपना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना होता है। सो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, आई इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा, और ओमेगा की जगह 2πn भी रख सकते हैं हम, आई इंटू 2πn। तो इसे, इस वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। तो इसमें से अगर कोई एक भी बढ़ता है, अगर जमूत का म्यारे असर यहाँ पर बढ़े, मतलब आई अगर इंक्रीज होता है तो ओमेगा को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसे समझने के लिए, इफ सपोज एंगुलर मोमेंटम इज 20 और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको 2 लेंगे और एंगुलर वेलोसिटी को 10 लेंगे, तो 2 इंटू 10 20 बराबर। अब क्या हुआ, इसका जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल 2 से वो 4 हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको 20 करने के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी को 5 करना पड़ेगा, मतलब 4 5 जा 20। तो क्या हुआ, जो वैल्यू 10 थी वो 5 हो गई, जो वैल्यू 2 थी वो अगर 4 हुई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज होना पड़ता है। इसी का तरह इसका अपोजिट भी हम देख सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल, किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही होता है कि अगर आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा की वैल्यू खुद ब खुद डिक्रीज होंगी, या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होंगी आई के इंक्रीज होने के बाद। तो वो लोग जब डाइविंग करते हैं तो अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के क्लोज कर लेते हैं ताकि वो उनका जो फ्रीक्वेंसी है, अब बॉडी के क्लोज अगर आर्म कर देंगे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ब खुद डिक्रीज होगा। अगर मैं आर्म को फैलाता हूं तो मेरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल का मास है वो ज्यादा फासले पर होगा, ज्यादा फासले पर होगा, मतलब फासला
डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो मैंने बताया था इस फॉर्मूले से I इक्वल्स टू mr²। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। तो अगर मेरे आर्म्स फैले हुए हैं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है घूमने की वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर वही मैं मेरे आर्म्स को अपने बॉडी के क्लोज कर लेता हूं तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो पार्टिकल का डिस्टेंस जो है क्लोज हो जाएगा, पार्टिकल का डिस्टेंस कम हो जाएगा। पार्टिकल का डिस्टेंस कम होगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा, लेस होगा, तो ऑब्वियसली मेरी जो फ्रीक्वेंसी है घूमने की, रोटेशन की, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है अच्छी तरह से एप्लीकेबल है। इसी तरह से बैलेट डांसर जो होते हैं वो बैलेट डांसर्स भी जब उनको अपना घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर वेलोसिटी उनको डिक्रीज करना होता है तो वो अपने आर्म्स को फैला देते हैं। फैलाने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो जाता है। डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो अब डायरेक्टली उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएंगी। मतलब वो जितने जल्दी जल्दी से रोटेट हो रहे थे अब स्लोली रोटेट होंगे। और जैसे ही उन्हें अपने रोटेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो वो अपने आर्म्स को अपने बॉडी की क्लोज ले लेते हैं। क्लोज ले लेंगे तो डिस्टेंस कम होगा पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से। डिस्टेंस कम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी, कुछ मिसालें थी जहां पे जावियाई म्यारे हरकत के बका का कानून जो है एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो खत्म होता है। इसके बाद जो लेक्चर होगा रोटेशनल डायनामिक्स का वो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम रोलिंग मोशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।